हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट्स की थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में चालू किया था इस चैप्टर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। क्विकली हम उसको रिकैप कर लेते हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी तीन होती है। पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड बैलेंस शीट और थर्ड कैश फ्लो पोजीशन। और फर्स्ट चैप्टर में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है और बैलेंस शीट सीखनी है। फिर हमने ये देखा था कि इसके फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहाँ गिवन है आपको? शेड्यूल 3 पार्ट 2 में। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ गिवन है आपको? शेड्यूल 3 पार्ट 1 में। लास्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पूरा कंप्लीट कर लिया था। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कंपनीज की बैलेंस शीट को पढ़ने वाले हैं। अब हम बैलेंस शीट को समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग, जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट कहाँ गिवन है आपको? तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ गिवन था? देख लो, शेड्यूल 3 पार्ट 1। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो है वो पार्ट 2 है, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो पार्ट 1 है। तो इसका फॉर्मेट कहाँ गिवन है आपको? बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ गिवन है आपको? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1। अब देखो, कुछ हम बेसिक बातें करते हैं। देखो, जब आपने क्लास 12th की फर्स्ट बुक जो पार्टनरशिप है, जब उसमें आपने बैलेंस शीट बनाई थी, तो उसमें आपकी बैलेंस शीट किस तरीके से बनती थी? इस तरीके का आपका फॉर्मेट होता था, जिसकी दो साइडें होती थी। ये वाली साइड को बोलते थे हम लायबिलिटी, और इस वाली साइड को हम बोलते थे एसेट। सारे हम लायबिलिटीज लिखते थे इधर, और इधर हम सारे एसेट्स लिखते थे। अभी जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, लेकिन जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब क्या है? कंपनी की बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है वो ऊपर आता है, और जो एसेट्स हैं वो नीचे आते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी कहाँ पे आएगा आपका? ऊपर साइड, और एसेट कहाँ आएंगे आपके? नीचे साइड। अब ध्यान रखना कि लायबिलिटी में कंपनीज की बैलेंस शीट में पूरा नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। पूरा नाम क्या हो गया? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और सेकंड क्या हो जाएगा? आपका एसेट। तो जो पूरी आपकी बैलेंस शीट है ये आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं कंपनी की। पहला क्या होता है आपका? इक्विटी एंड लायबिलिटी, और सेकंड क्या होता है आपका? एसेट्स। चलो, तो इसको हम और समझते हैं थोड़ा सा। देखो, तो जो पूरा आपका कंपनी का बैलेंस शीट है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कौन सा पार्ट हो गया आपका? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और सेकंड पार्ट कौन सा होता है आपका? एसेट्स। अब जो इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट है ये टोटल आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका शेयर होल्डर फंड। सेकंड होता है आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और फोर्थ होता है आपका करंट लायबिलिटी। जो एसेट्स होता है आपका वो सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका नॉन करंट एसेट, और सेकंड होता है आपका करंट एसेट। अब जो स्टूडेंट्स
इक्विटी एंड लायबिलिटी का सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एप्लीकेशन मनी तो मिल गया, लेकिन अभी जिस भी लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए। आपको इस पॉइंट का जनरली क्वेश्चन में बहुत कम काम होता है। तो जनरली जब हम बात करते हैं कि इक्विटी एंड लायबिलिटी के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 ही पार्ट होते हैं। पहला क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड, सेकंड क्या हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा क्या हो गया आपका करंट लायबिलिटी। लेकिन जो एसेट्स है उससे कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या नॉन करंट एसेट और सेकंड क्या करंट एसेट। अब इसका हम प्रॉपर फॉर्मेट सीखते हैं जो बैलेंस शीट में गिवन है। तो बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंगली बनता है, बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलो तो इसका हम फॉर्मेट सीखते हैं। अब देखो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है इसका जो कि फॉर्मेट था आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है आपका जो कि था आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, जो आपकी पूरी बैलेंस शीट होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 2। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल देंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। जो सेकंड पार्ट उसको हम क्या बोल देंगे, एसेट्स। अच्छा इसके बाद फिर जो पूरा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी है वो फिर से कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। क्योंकि जो सेकंड पार्ट बताया था मैंने आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका बेसिकली क्वेश्चन में काम नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं जो इक्विटी एंड लायबिलिटी वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला हो गया आपका शेयर होल्डर फंड, सेकंड हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड होता है आपका करंट लायबिलिटी। जो एसेट्स होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में। पहला होता है आपका नॉन करंट एसेट और सेकंड होता है आपका करंट एसेट। चलो अब हम इसको समझते हैं इन डेप्थ में, इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं। देखो शेयर होल्डर फंड का जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। सेकंड पॉइंट है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसको समझते हैं। देखो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर 2 टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो वो कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में, आपके शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर हो। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के पास जो भी रिजर्व होता है, बेसिकली जिसके नाम के पीछे भी रिजर्व लग जाए, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसके नाम के पीछे भी रिजर्व लग जाए वो आएगा आपका रिजर्व में। सरप्लस में क्या आता है, अभी देखो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फर्स्ट वीडियो में सीखा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के एंड में जो प्रॉफिट आता है या फिर जो लॉस आता है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो बैलेंस बचता है, प्रॉफिट या लॉस, वो आता है आपके सरप्लस में। अच्छा तीसरा पॉइंट होता है आपका एप्लीकेशन शेयर मनी अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बेसिकली शेयर वारंट क्या होता है, ये भी शेयर सर्टिफिकेट की तरह ही होता है। तो जब शेयर वारंट को सेल करके हमें पैसा आए तो वो यहाँ पे आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्विकली एक बार रिकैप, जो पूरा आपका बैलेंस शीट है ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका इक्विटी एंड
लायबिलिटी। सेकंड पार्ट क्या होता है आपका, एसेट्स। यहाँ पे आपका बैलेंस शीट क्लोज हो जाता है दो पार्ट्स में। पहला हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड क्या हो गया आपका, एसेट्स। फिर जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है ये भी कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में। पहला शेयर फंड, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड करंट लायबिलिटी। और जो एसेट्स होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में। पहला नॉन करंट एसेट और सेकंड करंट एसेट। चलो फिर देखा हमने शेयर होल्डर फंड फिर से 3 पार्ट में। पहला क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कोई भी शेयर को हम इशू करें, इक्विटी शेयर इशू करें, प्रेफरेंस शेयर इशू करें, उससे जो भी पैसा आएगा वो आएगा आपका शेयर कैपिटल में। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके नाम के पीछे भी लग जाए रिजर्व, जैसे कि जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो आएगा आपके रिजर्व में। सरप्लस में क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के लास्ट में जो बैलेंस बचता है, प्रॉफिट बचे या लॉस बचे, वो आएगा आपके सरप्लस में। और थर्ड क्या है आपका, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, कि शेयर वारंट को सेल करके जब पैसा आता है तो वो आएगा आपका यहाँ पे। चलो अब हम देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को। देखो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का पहले बेसिक मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के बाद पे करनी है, और करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसी लायबिलिटी जो आपको विद इन 1 ईयर पे करना हो। तो 1 साल के बाद पे करना है तो नॉन करंट लायबिलिटी, 1 साल के अंदर पे करना हो तो करंट लायबिलिटी। चलो अब इनके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी के 4 पार्ट्स और करंट लायबिलिटी के भी 4 पार्ट्स। नॉन करंट लायबिलिटी का फर्स्ट पार्ट होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करंट लायबिलिटी का फर्स्ट पार्ट होता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब होता है लोन। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन लिया है तो वो आ जाएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अगर आपने 1 साल से कम के लिए लोन लिया है तो वो आ जाएगा करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। अब देखो जो डिवेंचर होते हैं वो भी एक टाइप से पब्लिक से लोन होते हैं। तो जो डिवेंचर है वो भी आपका अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, 1 साल से कम के लिए इशू है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी का सेकंड पार्ट है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स का पैसा जो आपको पे करना भी आउटस्टैंडिंग है। थर्ड होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और फोर्थ होता है अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अदर नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी के टोटल कितने पार्ट हुए, 4 पार्ट्स हुए। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेकंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, थर्ड लॉन्ग टर्म प्रोविजन और फोर्थ अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो करंट लायबिलिटी के 4 पार्ट्स। पहला क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 1 साल से कम के लोन। सेकंड होता है स्टूडेंट्स आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब बिजनेस में जो अमाउंट आपको पे करना है। और ट्रेड पेबल जो है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक आपका क्रेडिटर और सेकंड आपका बिल पेबल। चलो तो करंट लायबिलिटी का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है, 2, एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल। तीसरा होता है स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और फोर्थ हो गया आपका अदर करंट लायबिलिटी। अब देखो अब इसमें हम मार्क करते हैं कि कौन सी चीज़ें किस में आती है, क्योंकि इससे बैलेंस शीट से आपको एक क्वेश्चन आता है हेड से हेड का। तो जो हेड से हेड का क्वेश्चन है वो भी आपका इसी से सॉल्व होता है। देखो ये पूरा आपका हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो उसको सेल करके जो पैसा आएगा शेयर कैपिटल। रिजर्व जिसके नाम के पीछे भी क्या लग जाए, रिजर्व लग जाए। सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो बैलेंस बचे। अच्छा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट को जब बेच के हमारे पास पैसा है। अब देखो नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, सबसे पहले बैंक लोन, डिबेंचर,
और बॉन्ड्स। जब गवर्नमेंट कंपनी डिवेंचर को इशू करती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड्स। तो ये आते हैं आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अगर ये सारे बैंक लोन हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड्स हो, 1 साल से कम के लिए इशू है तो वो आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कोई काम आपको खैर है नहीं। फिर आया आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कौन से प्रोविजन आते हैं? वो प्रोविजन जो आप एम्प्लॉयज के लिए बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। इसके बाद प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी एम्प्लॉय को पे करना होता है। प्रोविजन फॉर EPFO, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक और प्रोविजन फॉर वारंटी। तो स्टूडेंट्स जो 4 प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर EPFO और प्रोविजन फॉर वारंटी, ये आते हैं आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। आपका अदर नॉन करंट लायबिलिटी का कोई काम नहीं है और अदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी कोई काम नहीं है। मेन आपके ये 2 हैं। फिर आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पहला क्या बताया मैंने? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सिमिलरली बैंक लोन, डिवेंचर, बॉन्ड 1 साल से कम के लिए इशू तो कहाँ पे आ जाएगा आपका? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। इसके अलावा स्पेसिफिकली इसमें क्या क्या आता है हम उसको समझते हैं। देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आ सकता है। इसके अलावा देखो, एक होता है डेट रिकवरेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। अगर इस तरीके से लिखा हो कि डेट जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिकवरेबल हो तो वो आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। अगला करंट मैच्योरिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कि जो डेट है वो तो लॉन्ग टर्म है, जो डेट है वो तो लॉन्ग टर्म, लोन लॉन्ग टर्म है लेकिन वो मैच्योर होने वाला है, अब उसकी मैच्योरिटी होने वाली है। तो अगर ये 2 टर्म हो, पहला क्या बताया मैंने? डेट रिकवरेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तो किस में आ जाएगा आपका? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। सेकंड क्या बताया मैंने? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो ये भी किस में आ जाएगा आपका? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। सेकंड क्या है आपका? ट्रेड पेबल, तो इसमें तो लिखा ही हुआ है, इसमें क्या क्या आता है? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। थर्ड क्या है आपका? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो इसमें स्टूडेंट्स आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। फोर्थ है आपका अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है? इसमें 2 चीज़ें आती है, एक आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक आता है एडवांस इनकम। तो अदर करंट लायबिलिटी में 2 चीज़ें, एक हमारा आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक आ गया हमारा एडवांस इनकम। तो जब भी क्वेश्चन आए कि आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ आएगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेसिकली जो एक्सपेंस आपको पे करने बाकी है, तो वो आ जाएगा आपका अदर करंट लायबिलिटी में। और सेकंड एडवांस इनकम, कमीशन रिसीव्ड एडवांस, इनकम रिसीव्ड एडवांस, ये कहाँ आते हैं? तो ये भी आता है आपका अदर करंट लायबिलिटी में। तो ये पूरा स्टूडेंट्स हुआ आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट, बैलेंस शीट का हाफ पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एसेट्स की तरफ। देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी कंप्लीट, अब एसेट्स देखो। एसेट से कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। पहला क्या? नॉन करंट एसेट, और सेकंड क्या आपका? करंट एसेट। अब देखो सबसे पहले समझते हैं हम नॉन करंट एसेट को। सबसे पहला आता है नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट।
फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। मतलब इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला आएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और सेकंड क्या आ जाएगा आपका इंटेंजिबल एसेट। तो देखो इसके 4 पार्ट, इसके भी कितने पार्ट, 4 पार्ट। पहला हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका इंटेंजिबल एसेट। सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका, इंटेंजिबल एसेट। तो पूरा हेडिंग है आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इसके 2 पार्ट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और सेकंड इंटेंजिबल एसेट। थर्ड, अब ऐसा तो है नहीं कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो एक ही साल में बन जाता है। अगर इसको 1 साल से बनने में ज़्यादा टाइम लगे तो फिर वो अलग से आपको शो करना होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। फिर आपको कहाँ शो करना होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सिमिलरली अगर इंटेंजिबल एसेट आपकी बन रही है तो ये आपका शो होगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। चलो अब देखो आगे समझते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इसके भी कितने पार्ट, 4 पार्ट। सेकंड होता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर। थर्ड, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट। जैसे लायबिलिटी में आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था कि टैक्स का पैसा पे करना बाकी है, वैसे यहां पे है डेफर्ड टैक्स एसेट। फोर्थ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस कि हमने किसी को लोन दे रखा है, हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एडवांस दे रखा है। फिफ्थ हो गया आपका अदर नॉन करंट एसेट। तो ये हैं आपके नॉन करंट एसेट के कितने पार्ट, 5 पार्ट। पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और फिफ्थ अदर नॉन करंट एसेट। अच्छा, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल है उसके कितने पार्ट हो गए स्टूडेंट्स, उसके 4 पार्ट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब हम चलते हैं करंट एसेट की तरफ। करंट एसेट सबसे पहले आता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम की अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है। सेकंड इसमें आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। थर्ड होता है आपका इन्वेंट्रीज। फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिफ्थ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। एंड सिक्स्थ अदर करंट लायबिलिटी। तो ये आपकी पूरी हुई एसेट साइड। अब इसके हम एक एक पार्ट को समझते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या सामान आता है, क्या क्या आइटम्स आते हैं। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट का पहला क्या है आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो इसमें सारी बेसिकली आपकी टेंजिबल एसेट आती है, जैसे कि मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट एटसेट्रा। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स आपका इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट में क्या कहता है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
थर्ड इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में स्पेसिफिकली इसी नाम से समझ नहीं आता, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि अगर बिल्डिंग हमारी बन रही है, बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट हो तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। अगर हमारा प्लांट बन रहा है तो वो आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारा कोई पेटेंट डेवलप हो रहा है, हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या आता है, जैसे आपने कोई एफडी करा रखी है 3 साल की, आपने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो वो आ जाएगा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। डेफर्ड टैक्स एसेट में भी कुछ आपका आता नहीं है। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो इसमें आपको एक टर्म ध्यान रखना है, कैपिटल एडवांस। तो कैपिटल एडवांस कहाँ पे आता है आपका, कैपिटल एडवांस आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में, कैपिटल एडवांस। फिर आपका अदर नॉन करंट एसेट में कुछ आपका स्पेसिफिक पार्ट आता नहीं है। अब आपका करंट एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो करंट एसेट का पहला करंट इन्वेस्टमेंट, अगर हमने 1 साल से कम की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 1 साल से कम की हमने एफडी वगैरह करवा रखा है, इसमें एक टर्म आपको ध्यान रखना है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 3 मंथ्स, 3 महीने की कम की इन्वेस्टमेंट है तो वो भी करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा आपका। सेकंड ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या क्या आता है, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। अब इन्वेंट्री में क्या क्या आता है वो देखो, इन्वेंट्री में आता है सबसे पहले आपका फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, अगला वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद लूज टूल्स, लूज टूल्स और वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस हो गया सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री आपको ध्यान रखना, इन्वेंट्री बेसिकली क्या, स्टॉक, तो वो स्टॉक रॉ मटेरियल का हो सकता है, वो स्टॉक फिनिश गुड का हो सकता है, वो स्टॉक सेमी फिनिश गुड जो स्टॉक आधा बन रखा उसका हो सकता है, लूज टूल्स हो सकते हैं, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पार्ट है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं कैश और बैंक बैलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या कहता है आपका, कैश एंड बैंक बैलेंस। अगला क्या है आपका, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में क्या था, कैपिटल एडवांस, वैसे इसमें एक टर्म आता है एडवांस रिकवरेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, एडवांस रिकवरेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा अदर करंट लायबिलिटी क्या क्या आता है, अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट में आते हैं आपके सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जिसको आपने पहले ही पे कर रखा है। इसके अलावा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, और एक और आपको ध्यान रखना है कॉल इन एडवांस, सॉरी कॉल इन एरियर। तो इतने ये चीजें आती हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और कॉल इन एरियर आपके अदर करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट में। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका एसेट साइड। हम एक बार क्विकली इसको रिकैप कर लेते हैं। देखो बैलेंस शीट के 2 पार्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के 3 पार्ट हुए, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा फोकस इस पे है एसेट्स। तो एसेट के कितने पार्ट हो गए आपके, 2। पहला क्या, नॉन करंट एसेट, और सेकंड क्या, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कितने पार्ट, 5 पार्ट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट कितने पार्ट, 6 पार्ट। पहला क्या, करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड ट्रेड रिसीवेबल, थर्ड इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट एसेट। उसके बाद हम देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो।
स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्विकली रिकैप करते हैं जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा। देखो मेनली आज की क्लास में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा। मेनली हमने क्या पढ़ा आज? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका आपको शेड्यूल कहाँ गिवन है? कंपनीज एक्ट में। बैलेंस शीट कहाँ गिवन है? शेड्यूल 3 पार्ट 1। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहाँ गिवन है? शेड्यूल 3 पार्ट 2। ये भी स्टेटमेंट ऑफ P&L की वीडियो कहाँ पे है? फर्स्ट वीडियो में। आज हमने मेनली किसको पढ़ा? बैलेंस शीट को। तो देखो हमने स्टार्ट किया कि जो भाई बैलेंस शीट है हमारा, उसमें कितने पार्ट है हमारे? बैलेंस शीट है कितनी साइड होती है हमारी? 2 साइड होती है। पहला क्या होता है हमारा? इक्विटी एंड लायबिलिटी, और सेकंड क्या होता है हमारा? एसेट्स। फिर हमने देखा इक्विटी एंड लायबिलिटी को। फिर किसको देखा हमने? इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी कितने पार्ट हुए आपके? 3 पार्ट हुए। पहला क्या? शेयर होल्डर फंड। सेकंड क्या? नॉन करंट लायबिलिटी। थर्ड क्या? करंट लायबिलिटी। तो ये हमने 3 पार्ट पढ़े इक्विटी एंड लायबिलिटी के, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। फिर देखा हमने एसेट्स को। एसेट के कितने पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? 2 पार्ट होते हैं। एसेट के कितने पार्ट हुए हमारे? 2। पहला क्या? नॉन करंट एसेट। सेकंड क्या? करंट एसेट। अब देखो इनके अंदर के भी हमने सब पार्ट्स देखे, और इसके बाद फिर हमने जो इनमें जो भी आपके आइटम्स इंक्लूड होते हैं हमने उसको भी देखा। ये बैलेंस शीट आपके 3 मार्क्स में आती है, जिसमें आपका हेड सवेट पूछता है। हेड सवेट में क्या होता है? आपको ये जो साइड में लिखा है आपको ये वाली चीज़ें देते हैं और आपको बताते हैं बताओ ये बैलेंस शीट में कहाँ पे आती है। तो आप इस बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ के जाएं और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स को सिक्योर करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो हमारे साथ कमेंट पे पूछें। मैं आपके सारे डाउट्स को एनी टाइम क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।